नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और इस बीच अगर बाजार की बात करें तो इस समय हम देख रहे हैं कि 55 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी में 18,268 पे बाजार खुला, 18,303 ये दिन का उच्चतम स्तर रहा। और लगातार हम देख रहे हैं कि 18,400 के आसपास एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। उससे ऊपर जाने को, मजबूती के साथ ये स्तर तोड़ने को फिलहाल बाजार तैयार दिखाई नहीं दे रहा है। अभी देखें तो 16 शेयर ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। गिरावट जो है 34 शेयरों में देखने को मिल रही है। दायरे में बाजार है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जहां पर खबरों के चलते, नतीजों के चलते काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? और ख़ासतौर से अदानी शेयरों को लेकर के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अदानी समूह में अब क्या रणनीति होनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत करेंगे अगले 1 घंटे तक। और शुरुआती आधे घंटे में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गौरांग शाह जी जुड़ रहे हैं, सीनियर वीपी जियोजित फाइनेंशियल के। गौरांग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, आभार, अभिनंदन हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। और पिछली बार भी आप आए थे तो दर्शकों का बहुत प्यार मिला था। आपसे पहला प्रश्न यही जानना चाहेंगे सर कि किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ से बाजार की दिशा को आप? क्या अभी बाजार कंसोलिडेशन में लंबा समय गुजारेगा, या आपको लगता है कि अगले 1-2 महीने में, चूंकि दूरी कम रह गई है नए उच्चतम स्तर से, तो नए हाईज बनते हुए दिखाई देंगे? तो विपुल जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इतना मान सम्मान और प्यार दिया है, और आपने मौका दिया आपके माध्यम के द्वारा हम लोगों तक पहुंच सके, इसलिए आपका और आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस शो पर आमंत्रित करने के लिए भी धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद सर आने के लिए। जी सर। तो बाजार में विपुल, अ, देखिए आज एफएनओ एक्सपायरी है जी। और 14,000, माफ कीजिएगा, 18,400 का जो स्तर है हम्म। ऊपरी तरफ का, निफ्टी स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, हम्म। वो कहीं ना कहीं एक पड़ाव के रूप में उभर करके आया है। हमने 2-3 बारी कोशिश करी। इस हफ्ते सोमवार को मेरे ख्याल से हम 18,400 के ऊपर भी गए, बिल्कुल। लेकिन जब बाजार बंद हुआ तो काफी जो बढ़त थी वो हम गवा चुके थे और निचले स्तर पर आके बंद हुए। हम्म। तो मेरा ये मानना है, मैं बहुत ही छोटी या मध्यम अवधि की टिप्पणी कर रहा हूँ, हालांकि मैं ज्यादा टिप्पणी छोटी मध्यम अवधि के लिए नहीं करता हूँ, लेकिन जब तक 18,400 के ऊपर निर्णायक तरीके से बंद नहीं आता है, और इसका ये मतलब नहीं है 18,410, 18,450 के स्तर और उसके ऊपर बंद आता है तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत गतिविधि ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं। लेकिन जो खबरें हैं वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है नजदीक के भविष्य में। मैं स्थानीय रूप की बात करूं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करूं, तो बाजार ये दायरे में थोड़ा समय बिताए, मेरा अनुमान ये कहता है विपुल। तो ये मेरे ख्याल से बाजार की सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। 18,100, 18,200 निचला स्तर जो कई बार हम गए और वहां से उभरे, 18,400 के आसपास पड़ाव बन जाता है, बिकवालिया भी हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये 200 पॉइंट के दायरे में बाजार थोड़ा बहुत सीमित दायरे में रहे कुछ समय तक, तो इससे क्या होगा विपुल के, इससे एक नींव या फिर बुनियाद मजबूत बनेगी जो हमें सहायता करेगी आने वाले भविष्य में और भी ऊपर के पड़ाव पर जाने के लिए और वहां पर बनकर टिके रहने के लिए। अगर आप कमजोर बुनियाद या फिर कमजोर नींव के ऊपर ऊपर जाते हैं तो टिक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जरूरी है कि हम थोड़ा बहुत समय यहां पर बिताएं, और ये भी मेरे ख्याल से वास्तविकता है विपुल। जी। पिछले महीने इसी तारीख के आसपास हम 17,000 के नीचे थे, 16,950 अगर मेरी याददाश्त सही हो तो। बिल्कुल सही कह और रहे एक महीने में हमने 18,400 का स्तर देखा, तो ये रिकवरी एक महीने में अच्छी हुई है, ये भी हमने दोनों हाथों से स्वीकारना चाहिए। लेकिन अब थोड़ा कंसोलिडेट हो बाजार तो मेरे मायने में ये अच्छा होगा बाजार की सेहत के लिए और निवेशकों के लिए। तो बाजार यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट हो, वो ज़्यादा बाजार की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि अपनी गति से आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कुछ एक शेयरों पे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले सर, अदानी समूह पे थोड़ा सा एक प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पिछले 2-4 दिन में और इस हफ्ते के अंदर जो रैली देखने को मिली, खासतौर से शुक्रवार को ये मोमेंटम बनना शुरू हुआ। कल से हमने देखा कि एक गिरावट भी देखने को अब मिल रही है और रैली भी काफ़ी तेज़ थी। अभी भी कुछ एक शेयर ऐसे हैं जैसे अदानी टोटल है, अदानी ट्रांसमिशन है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोमेंटम बनता हुआ थोड़ा सा दिखाई दिया है। लेकिन अब इतनी तेज रैली के बाद 2-3 तरह के सवाल जो हमारे पास आते हैं। एक तो ये जो ऊपर फंसे हुए हैं और इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि ठीक है ये गिरावट जो है आने वाले समय में कम हो जाएगी, तो क्या उनको अपना नुकसान थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए? बहुत लोगों ने नीचे आने पे ख़रीदा, क्या उन लोगों को अपना मुनाफा बुक करना चाहिए?
और जो लोग अभी इस मोमेंटम में प्ले करना चाह रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉल्टिलिटी जो है देखने को मिली है इस समूह के शेयरों में और खबरें भी लगातार बनी हुई हैं। तो चलिए, आपका इस प्रश्न का उत्तर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देने की कोशिश करता हूं। जी। और विपुल, ये एक हकीकत और वास्तविकता है कि लोभ और लालच जब भी शेयर बाजार में निवेशकों को काबू में कर लेती है, तो किसी भी कंपनी में आपने निवेश किया हो, मैं सिर्फ अडानी ग्रुप पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी कंपनी में आपने निवेश किया हो, जी जी। तो आपको मुनाफा बांधने के लिए समय ही नहीं मिलेगा और ना ही आपका दिमाग चलेगा। और फिर लोभ और लालच में ऐसा हो जाता है कि मुनाफे वाले सौदे भी, छोटी मध्यम या लंबी अवधि के आप जो भी हो, उसमें आपको नुकसान दिखाई देना शुरू हो जाता है। और ऐसा होता है कि जो मुनाफा होता है वो तो चला जाता है, लेकिन जो घर से पूंजी लगाई है उसमें भी नुकसान होना शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि लालच और लोभ आ जाता है। तो जब कभी भी आपने अपने निवेश में, खास करके शेयर बाजार में, लोभ और लालच आप लाए बीच में, तो मेरे ख्याल से आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे, आपको दुख ज्यादातर हाथ मिलेगा। और अगर आपको मुनाफा मिल भी गया तो आप मेरे ख्याल से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि यार हर बार यही देखेंगे भाई अगले ने कितना कमाया। ये नहीं होता है विपुल, ये शेयर बाजार है, ये एक माध्यम है निवेश करके अपनी पूंजी में वृद्धि लाने का, अच्छी कंपनियों में। आपका जो प्रश्न अडानी ग्रुप की समूह की कंपनी पर था, तो मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम किसी भी अडानी ग्रुप कंपनी कवरेज नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा आपके दर्शकों को, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप अपनी बुद्धिमत्ता, सोच, समझ और जोखिम झेलने की क्षमता, ये 3-4 चीजों का समीकरण करके आप निर्णय ले। मैं ये नहीं कहता कि अडानी ग्रुप की कंपनियां अच्छी है या बुरी है, सब अपने अपने क्षमता रखते हैं और सब अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन तकलीफ या दिक्कत यह है विपुल कि फंडामेंटल से ज्यादा अडानी ग्रुप के कंपनीज खबरों को लेकर के ज्यादा उठक पटक हो रही है, जब से ये जो सिलसिला शुरू हुआ है हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट का। बिल्कुल। I will only say that I leave it to the wisdom and fine sense of judgment of all the investors in Adani Group का। तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लें। अभी सबका ये कहना है कि उस पर वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हाँ अपने हिसाब से, अपने विवेक के अनुसार जो है आप निर्णय लें यहाँ पर, क्योंकि फंडामेंटल एक अलग तरफ जा रहे हैं और जो खबरें हैं उसकी वजह से वोल्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। इस बीच काफ़ी सारे दर्शक यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। कैलाश चंद्र अग्रवाल जी हैं और ये कह रहे हैं कि गौरांग जी को नमस्कार, और कह रहे हैं कि परचेज़ इन्होंने खरीदारी की है IEX के ऊपर, और जानना ये चाह रहे हैं कि 500 शेयर इन्होंने ले रखे हैं और 155 रुपए की इनकी खरीद है। नज़रिया हालांकि इन्होंने बहुत छोटा बताया, अपना 3 महीने का नज़रिया ही इन्होंने कहा है कि वो 3 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। 155 पे ख़रीदा है सर इन्होंने, और अभी हम देख रहे हैं IEX 155 के आसपास ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ट्रैक करते हो तो आपसे जानना चाहेंगे, बहुत लंबे समय से एक दायरे में ही है, 180-90 के आसपास से हमने देखा था कि जून जुलाई के आसपास ये गिरना शुरू हुआ था और उसके बाद से एक रेंज में ही है। क्या सलाह रहेगी सर आपकी? अभी होल्ड करना चाहिए, 3 महीने ब्रेक इवन पे हैं, एक बार लॉस बुक करें या बने रहें? देखिए विपुल जी, पहले तो 3-6 महीने, साल भर से अगर कम सीमा समय होती है तो हम जैसे बुनियादी तर्क के आधार पर विशेषज्ञों को बहुत मुश्किल हो जाता है टिप्पणी करना, और क्षमता भी नहीं है हमारी इतनी छोटी अवधि के लिए टिप्पणी कर। लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने या साल भर का इस कंपनी का ग्राफ देख ले, थोड़ा बहुत तकनीकी रूप में देख लेता हूं जब भी थोड़ा बहुत मन करता है देखने का, तो अगर वो पिछले 6 महीने या 12 महीने का आप चार्ट देखें ऑन टेक्निकल्स, तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल हिम्मत नहीं बना पाएंगे यहाँ पर निवेश करने के लिए। और जी, बुनियादी दर के आधार पर तो मैं दूर रहना चाहूंगा इस कंपनी से, क्योंकि इतिहास इतना कुछ खास नहीं है कि मुझे आकर्षित करे कंपनी में किसी भी तरह का राय देने के लिए। और इनका सौदा जो है, ना नुकसान हो रहा है ना मुनाफा हो रहा है। 155 में निवेश था, 155 का स्तर है। मुझे नहीं पता ये अगर परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन अगर परिवर्तन के लिए ये मेरा सुझाव लेना चाहे तो मेरी राय में 2 विकल्प जो हमें बेहतर लगते हैं, एक होगा इसी दाम के आसपास मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि फिर लोग असमंजस हो जाते हैं। तो पहला होगा, एक बैंक है निजी क्षेत्र की, फेडरल बैंक, और दूसरा होगा ऑटो क्षेत्र में विकल्प जिसके नतीजे कल आए, अशोक लेलैंड। तो आप चाहे तो फेडरल बैंक या अशोक लेलैंड में परिवर्तन कर सकते हैं।
चलिए, हमारे साथ अग्रवाल साहब जुड़े भी हुए हैं, शायद वो काफी लेट जुड़े। अग्रवाल साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी अग्रवाल साहब, आपके प्रश्न पर तो चूंकि आपसे उस समय संपर्क शायद नहीं हो पाया था, तो बातचीत कर ली गई है। आईएक्स आपने खरीदे हैं हाँ, 155 पे। सुन लिया जी सुन लिया तो मैंने, सुन लिया। हाँ, तो आपके लिए सलाह ये कि निकल जाइए। दो बैंक आपको रिकमेंड किए, एक अशोक लेलैंड पे और खरीदारी की सलाह दी गई है, और जो बैंक पे खरीदारी की सलाह दी गई है वो आप जो है खरीदारी कर सकते हैं सर। ये आपके लिए सलाह है। यहाँ से भी आप नुकसान में है नहीं, तो एक बार जो है निकल जाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है कुछ एक और दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर लेते हैं, और उसके बाद आज के जो बजिंग स्टॉक्स हैं जिनमें काफ़ी सारी खबरें हैं, उसके चलते जो है यहाँ पर मोमेंटम बना हुआ है। इस बीच सर अवॉइड करना चाह रहे हैं, और आपने कहा कि आप जो है एक्सपोजर नहीं है, लेकिन सवाल हम देख रहे हैं कि जो 10 सवाल आए हैं, 10 में से 4, 5, 6 सवाल जो है वो हम देख रहे हैं अदानी विल्मार, अदानी एंटरप्राइजेज, इसी को लेकर के जो है लगातार जो है फ्लो बना हुआ है, और सब आपकी टिप्पणी जानना चाहते हैं। प्रकाश पांडे जी कह रहे हैं अदानी एंटरप्राइजेज 1000 के रेट पर ले रखे हैं, तो ये तो इनके पैसे तो डबल हो गए हैं यहाँ पर। ऋषु श्रीवास्तव जी कह रहे हैं अदानी विल्मर में एंट्री और एग्जिट प्लीज़ बता दीजिए सर, तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए। तो ये चूँकि मोमेंटम बना हुआ है, चीज़ें चल रही हैं, खबरें लोग पढ़ रहे हैं, और बहुत लोग इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहे हैं। ऐसे दर्शकों के लिए कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे सर आप? मुझे ताज्जुब होता है, अभी आपने बताया एक दर्शक मित्र या निवेशक का पैसा डबल हो गया है। डबल हो गया, 1000 रुपये पे अदानी एंटरप्राइज लिए थे, और बल्कि डबल क्या तो 2.5 भैया गुना हो क्या, गया। जी जी अब तो बच्चे की जान लेंगे क्या? चाहते क्या है भाई? और वही लोभ लालच जो मैं बता रहा था आपको जी। कुछ ही समय पहले जब मैंने टिप्पणी करना शुरू की है। हम्म। तो देखिए, मैं वही फिर से दोहराऊंगा, और मुझे तो ऐसा लगता है, और सिर्फ आपके साथ बात करते हुए आपके चैनल के माध्यम से नहीं, मेरे ख्याल से पिछले जब से ये हाइडेनबर्ग का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से मैं रोज कम से कम 3-4 शो करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और 2 या 3 शो में तो ये प्रश्न आते ही है बिल्कुल अडानी समूह की कंपनियों के। तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अडानी ग्रुप कंपनीज को छोड़ करके बाकी कोई कंपनी लिस्टेड है ही नहीं स्टॉक एक्सचेंज में। ये एक लाइटर मोमेंट पे मैं बात कर रहा था। बिल्कुल तो सही कह रहे फिर से मैं बिल्कुल वही कहूंगा जो मैंने पहले दोहराया, कि आप अपनी बुद्धिमत्ता, आपकी जोखिम झेलने की क्षमता, आपका निवेश आप करके कितना समय देना चाहते हैं वो, और सबसे पहले आप नीचे का जोखिम कितना उठा सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, बिल्कुल फंडामेंटल्स पे कम, खबरों पर ये ज्यादा चलते हैं। और इस तरीके की परिस्थिति में मेरे ख्याल से, मेरी बात तो छोड़ दीजिए बिल्कुल, लेकिन तकनीकी विशेषज्ञ को भी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये स्टॉक दिन में नहीं, आप आधे घंटे घंटे में ही अगर आप देखेंगे तो इतना उतार चढ़ाव होता है कि सभी फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स खिड़की के बाहर चले जाते हैं। तो आई थिंक जिन्होंने पैसा बन रहा है, अगर आपको लगता है कि आपने आपके हिसाब से ज्यादा बहुत ही बना लिया, अच्छा पैसा बना लिया, तो आप अपने हिसाब से कामकाज कर सकते हैं। और जिनके पास ऊपरी स्तर पर निवेश है, रिकर हुआ है, नुकसान कम हो रहा है, तो आप उस हिसाब से काम कीजिए। रेगुलेशन है बिल्कुल, इसके लिए मैं विशेष रूप में टिप्पणी करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है सर। और जितनी वॉलेटिलिटी आप बता रहे हैं, वाकई में जो है ऐसे में कोई रणनीति बना पाना बड़ा मुश्किल है। तो 2.5 गुने हो गए सर, एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और बहुत सारे शेयर हैं, बहुत सारे शेयर, अभी गौरांग जी ने भी 2 शेयर पे रिकमेंडेशन अपनी दी है कि वो अच्छे लग रहे हैं उनको, आप वहाँ पे जो है अपना नज़रिया बना सकते हैं। जय भूटा जी कह रहे हैं कि सर गौरांग जी से फेडरल बैंक के बारे में पूछ लीजिए। तो अब ये इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने शेयर खरीदने हैं, इन्होंने शेयर ले रखे हैं, या फिर किस भाव पे ले रखे हैं। बस ये जानना चाहते हैं कि आपकी राय क्या है फेडरल बैंक को लेकर के। बैंकिंग सर इधर थोड़ा काफ़ी चलने के बाद हम देख रहे हैं थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है इस हफ्ते खासतौर से। फेडरल बैंक क्या ऐसे शेयरों में है जहाँ पर अगर इन्होंने खरीदना हो तो, और अगर इन्होंने थोड़ा पहले खरीदा हो तो फिर क्या रणनीति होनी चाहिए? 1% के आसपास की आज गिरावट देखने को मिल रही है। विपुल, कल मैंने खबर पढ़ी थी, फेडरल बैंक ने कोई बड़े बड़े नाम एज फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड फंड मैनेजर्स 4000 करोड़ की पूंजी ये बाजार से जुटाना चाहते हैं। अब ये देखिए आप कि फेडरल बैंक की मार्केट कैप और फेडरल बैंक जैसी एक शायद मझौली या छोटी बैंक, निजी क्षेत्र की आप कह सकते हैं, दक्षिण भारत स्थापित बैंक है ये, और काफी अच्छे से इन्होंने अपने आप को चारों दिशा में फैलाया भारतवर्ष में। और हमें काफी लंबे समय से फेडरल बैंक पर खरीदारी की हम राय दे रहे हैं। और अभी आईएक्स का जिन्होंने प्रश्न पूछा था, वहां पर परिवर्तन करने की जो मैंने राय दी, तो मैंने 2 सुझाव दिए थे, एक है अशोक लेलैंड, दूसरा है फेडरल बैंक।
तो इनको भी मैं राय दूंगा कि जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है वहां से नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित लग रहे हैं। 165 तक के लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं लंबी अवधि के लिए। तो इतना ध्यान में रखें कि अगर आप निवेश बनाने का मन बना लेते हैं और निवेश करते हैं तो आपका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का होना चाहिए। और पूरी ताकत लगा करके एक समय पर निवेश मत कीजिए, शुरुआत कीजिए 30-40% से, और जब भी गिरावट आती है तो और जोड़ते हैं। ठीक। इस बीच बीरेन शाह जी जो है वो उन्होंने प्रश्न भेजा है। बीरेन जी कह रहे हैं, गौरांग सर केम छो सर, गैब्रियल इंडिया पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, आप ऑटो इंडस्ट्री में कौन से स्टॉक सजेस्ट करेंगे, कृपया राय दें, कृपया राय दें। तो मुझे लगता है बीरेन शाह जी भी गुजरात से हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं केम छो, तो आप चाहें तो गुजराती में भी उनको टिप्पणी दे सकते हैं सर। ઘણો આભાર વિરેનભાઈ, મજામાં છું અને પરમાત્માને પ્રાર્થના કરું છું કે તમારી બી स्वास्थ्य અને सेहत सारो હોય। अब मैं हिंदी पे आ जाता हूँ बिल्कुल सर। क्योंकि काफी बार लोग सुनते होंगे मुझे। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। गैब्रियल इंडिया, देखिए बिल्कुल, अगर हम ये सोच रखते हैं कि ऑटो सेक्टर अच्छा करेगा तो ऑटो सेक्टर के साथ साथ ओईएम यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी अच्छा करेगी, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अच्छा करेगी, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अच्छा करेगी। और ओईएम बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि गैब्रियल इंडिया जो पुर्जे बनाती है बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर इनका शॉक ऑब्जर्वर्स में, खास करके 2 व्हीलर्स के, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, 3 व्हीलर्स के। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से नए लॉन्चेस होने वाले हैं, और खास करके जो जनवरी 2023 में दिल्ली में ऑटो एक्सपो हुआ था, वहां पर मैंने देखा था, रिपोर्ट भी पढ़ी थी, काफी सारी कंपनियां नए लॉन्चेस लेकर के आए हैं, पुरानी गाड़ियां नए अवतार में लॉन्च कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो और एक अच्छी बात ये ऑटो एंसिलरी कंपनी के लिए बिल्कुल कि एक तो बड़ा मार्केट है, नए मार्केट का, नया न्यू ऑर्डर मार्केट जिसे हम कहते हैं, नई गाड़ियां जो आएंगी, और दूसरा है रिप्लेसमेंट मार्केट, यानी कि अगर आपके पास कोई 2 व्हीलर 3 व्हीलर है और उसके शॉक ऑब्जर्वर खराब हो गए और पहले से गैब्रियल के लगे, तो आप अब वास्तविकता है कि आप जाके दुकानदार को बोलेंगे भाई मुझे गैब्रियल का ही शॉक ऑब्जर्वर दो रिप्लेस करने के लिए। मात्र शॉक ऑब्जर्वर ही नहीं, बाकी और भी पुर्जे बनाती है ये। तो शुरू करिए और पूरी ताकत लगा करके नहीं, धीरे धीरे शुरुआत कीजिए और गिरावट पर और जोड़ते जाए। ठीक। इस बीच संजय सिंह जी जुड़े हैं पटना से, तो गुजरात के बाद सीधे चलते हैं पटना बिहार। संजय जी नमस्कार, कैसे हैं सर? नमस्कार विपुल सर, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? सब कुछ बढ़िया? हाँ सर, बढ़िया है। आज क्या प्रश्न है सर आपका, बताइए। 500 सर परसों तो लिए हुए थे क्रॉम्पटन ग्रीव्स का, कल फिर 1500 शेयर ऐड किए उसमें। क्रॉम्पटन ग्रीव्स? हाँ, क्रॉम्पटन ग्रीव्स। तो सर ये 260 रुपया में मेरा एवरेज पड़ा हुआ है, तो आफ्टर 1 ईयर सर क्या मतलब टारगेट सर मिलेगा? 1 साल के लिए? जी जी जी। चलिए चलिए, ये अच्छी बात है कि आपका नज़रिया जो है वो 1 साल का है। सर एवरेज प्राइस इनकी जो है 260 की है और 2200 शेयर अब इन्होंने खरीद दिए यहाँ पर। और ये शेयर हमने देखा कि जुलाई अगस्त के आसपास 400 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद से अब गिरते 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 इन स्तरों पर आ चुका है। इनकी खरीद जो 260 के आसपास की, 270 का भाव है, 16-17 रुपये का पर शेयर इनको प्रॉफिट हो रहा है। क्या 1 साल में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये शेयर दोबारा उन्हीं ऊंचाइयों की तरफ जाएगा जहां से ये गिरना शुरू हुआ था, 400 के इर्द गिर्द? तो एक तुलना करना चाहूंगा यहाँ पर लोगों की समझ के लिए। बिल्कुल जी। आप बाजार में टूथपेस्ट लेने जाते हैं तो आपके जुबान से एक ही शब्द निकलेगा, कोलगेट। ये वास्तविकता है, क्योंकि मैं काफी प्रश्न पूछते लगता हूँ तो टूथपेस्ट का नाम आता है तो सीधा कोलगेट याद आता है या क्लोजअप याद आता है। इसी तरीके से जब आप बाजार में कंज्यूमर ड्यूरेबल अप्लायंसेस लेने जाते हैं, तो अगर आपको पंखे की खरीदनी, फैन खरीदना है, तो पहला नाम कौन सा आएगा आपके दिमाग में? क्रॉम्पटन, क्योंकि इसका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है। और जो नए प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं उसको देख करके मुझे लग रहा है कि ये इनकी क्षमता और भी बड़ा मार्केट शेयर हासिल करने की है। थोड़े खबर को लेकर के इसमें बीच में गिरावट आई थी, लेकिन उसका स्पष्टीकरण किया गया और फिर लोगों को समझाया गया कि वो खबर का क्या मायना था। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए और आने वाले, और जिस प्रकार से गर्मी की सीजन का प्रकोप है, मेरे ख्याल से आज ऐसी परिस्थिति है कि एक नहीं, कुछ लोग तो 2-2 पंखे की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल कूलर की जरूरत पड़ती है। तो मैं, और ये डाइवर्सिफाई भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो आपका जो निवेश है बने रहे, 320 के आसपास मेरे ख्याल से हमारा लक्ष्य है लंबी अवधि के लिए। ठीक, तो यहाँ पर लंबी अवधि के लिए 320 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं और आपका नज़रिया भी लंबी अवधि का है। चलिए, अब जो है समय कम बचा हुआ है और गौरांग जी हमारे साथ
जो है 1:30 बजे तक ही हैं। तो जरा फटाफट जरा बजिंग स्टॉक्स लेकर के आइए, उसके बाद जब दूसरे हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे तो फिर बाकी दर्शकों के सवाल भी चर्चा में लाते हैं। तो एक एक करके जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोमेंटम बना हुआ है और खबरों के चलते जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा उन शेयरों को। तो आज खबरें जहाँ पर रही हैं उसमें LIC के नतीजे आए हैं और मुनाफे में हमने देखा करीब करीब 6 गुने की बढ़ोतरी देखने को मिली और ये 13,428 करोड़ रुपए के आसपास रहा। वहीं कंपनी की अगर ग्रॉस NPA देखें तो यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिली है तिमाही दर तिमाही आधार पर। इसके अलावा अगर हम कुछ एक और आंकड़ों पर नजर डालें तो कंपनी की तरफ से डिविडेंड की भी घोषणा की गई है और ये तमाम नतीजे जो रहे हैं वो उम्मीद से थोड़े से बेहतर रहे हैं और इसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में आज 2% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला। और ये शेयर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग LIC के IPO में सर निवेश करके बैठे हुए हैं और आज भी उनको लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी है उनका प्राइस रिकवर हो जाएगा। क्या सलाह रहेगी इस तरह की ये जो बीच बीच में रिकवरी आती है, इस रिकवरी में क्या करना चाहिए? उन्हें अभी होल्ड करना चाहिए, निकल जाना चाहिए? क्योंकि सवाल बहुत आए बहुत लंबे समय तक और अभी भी लोग कह रहे हैं कि 10 साल का नज़रिया है, 12 साल का नज़रिया है। जैसे लोग बीमा लेते थे वैसे ही लोग यहाँ पे बहुत इमोशन के साथ लोग निवेश भी अपना बनाए हुए हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी? ऐसा होना भी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये क्षेत्र ही ऐसा है और ये भी ऐसा प्रोडक्ट है विपुल। आप अगर जीवन बीमा की बात करेंगे तो दिमाग में घंटी जो पहले बजेगी वो LIC का नाम आएगा आपके दिमाग में। तो ये है सिनोनिमस पावर ब्रांड्स, जिसकी मैं बात करता था अभी कुछ क्षण पहले। 30 सेकंड जाऊंगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। महामारी के बाद विपुल जो सोच और विचारधारा लोगों में आई वो थी कि आप इंश्योरेंस लीजिए न सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, लेकिन आपके परिवार का कल्याण हो, अगर भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो। इस सोच के बाद लोगों ने हायर सम एश्योर्ड करना शुरू किया, जिसकी वजह से प्रीमियम आउटगो जो होता है वो ऊपर की तरफ गया। उसके कारण जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियों को न्यू प्रीमियम की रन रेट ऊपर की तरफ गई। और ये जो सोच और विचारधारा और जो परिवर्तन आई है, मेरे ख्याल से जो जनसंख्या है 140 करोड़ की, अगर आप आज के तारीख में देखें तो लोअर सिंगल डिजिट इज इंश्योर्ड। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंश्योरिंग द अनइंश्योर्ड। ये पूरे परिवर्तन और प्रक्रिया को समाप्त होने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए समय लगेगा। तो हम तो ये कहते हैं और हमारी खरीदारी की राय है LIC पर लंबी अवधि के लिए बने रहे और गिरावट पर और जुड़े। ठीक है, तो लंबी अवधि के लिए यहाँ पर जो है खरीदारी की सलाह है। जो लोग बने हुए हैं वो बने रहें और आज चूंकि मोमेंटम में है थोड़ी सी अगर गिरावट आती है तो और भी निवेश यहाँ पर किया जा सकता है। चलिए अगला शेयर लेकर के आइए और वो है सर रेलवे स्टॉक्स को लेकर के जो है टीटागढ़ वैगन के अंदर आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है और पिछले भी हमने देखा रेलवे शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली और नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं। टीटागढ़ वैगन के 25 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 48 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। अगर हम YOY फिगर पर नजर डालें, आय भी हम देख रहे हैं कि डबल से ज़्यादा बढ़ी है, 422 करोड़ से बढ़कर के 974 करोड़ रुपए रही। इस सेगमेंट में गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और शानदार नतीजों के चलते हम देख रहे हैं टीटागढ़ वैगन में एक अच्छी तेजी है। ओवरऑल रेलवे स्टॉक्स पे आपका व्यू और खासतौर से रिजल्ट्स के बाद टीटागढ़ वैगन कैसा लग रहा है आपको? तो विपुल, मेरे ख्याल से इस कंपनी ने एक साझा करार किया है एक दूसरी कंपनी के साथ बिल्कुल वैगन बनाने के लिए और रेल मंत्रालय की तरफ से जो सूचनाएं आई है और जो जानकारी मेरे पास है, करीबन 400 वंदे भारत ट्रेन चलेगी पूरे वर्ष में। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा ऑर्डर। और बाकी भी जो नॉर्मल कोचेज या रेगुलर कोचेज होते हैं उनमें भी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसका ऑर्डर भी इस कंपनी को मिल सकता है। कंपनी की बैलेंस शीट पिछले कुछ महीनों में तिमाही नतीजों के बाद कुछ सालों में बहुत मजबूत हुई है। ऑर्डर बुक काफी बड़ी है और आने वाले समय में और भी ऑर्डर्स इनके पास आएंगे। खाली एक ही चीज ध्यान में रखने की कि इनकी एग्जीक्यूशन कैपेसिटीज और क्षमता कितनी है और कितना लाभ ले सकते हैं। सर पिछले 6 महीने में 90% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है, तो क्या अभी गिरावट का इंतजार करें? आज भी 7-7.5% का रिटर्न यहाँ पर तेजी यहाँ पर है, तो गिरावट में खरीदना चाहिए या अभी इस रैली में ये कंटिन्यू रहेगी? 350 के आसपास आ गया सर। ये प्रश्न का उत्तर मैंने कोशिश करी किसी पंडित को ढूंढने के लिए, लेकिन वो पंडित मुझे मिला नहीं कि स्तर कौन सा अच्छा है बेचने के लिए या फिर खरीदारी करने के लिए। जी। तो ये बातें होती है, इससे सिर्फ कुछ नहीं होता। तो जैसे मैंने पहले कहा, शुरुआत कीजिए और पूरी ताकत मत लगाइए, गिरावट पर और जोड़ते जाए। और लोगों को हमेशा ऐसा ही लगता है कि सबसे निचले दाम में मैं खरीदूं और सबसे ऊपर दाम में बेचूं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। चलिए अगला शेयर लेकर के आइए और जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि खबरें हैं और खबरों का असर देखने को मिल रहा है
और ये जेबी केमिकल्स के नतीजे आए हैं। ये हालांकि मुनाफा जो है 3.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन स्ट्रीट से की उम्मीदों से बेहतर नतीजे रहे हैं। 88 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहा है। आय पे देखें तो आय और एबिटा में चूंकि डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है, एबिटा डबल डिजिट में बढ़ा है, इसके चलते यहाँ पर एक मोमेंटम देखने को मिला है। और यहाँ पर भी करीब 5-6% की तेज़ी शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिली थी और अभी भी एक मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। केमिकल सेक्टर सर, आप अगर ट्रैक करते हो तो क्या सलाह रहेगी? जेबी केमिकल अगर आप ट्रैक करते हो, और ओवरऑल सेक्टर पे आपकी क्या राय है? अभी करीब 6.25% से ज़्यादा की तेजी है। तो पहले ओवरऑल सेक्टर की बात कर लेता हूं। तो जो भी स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल से जुड़ी कंपनियां हैं जो खास करके हमारी कवरेज में है, मेरे ख्याल से जेबी केमिकल्स भी एक समय पर हुआ करती थी, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और यूरोप +1 चाइना +1 जो नीतियां विश्व भर ने बाकी देशों ने अपनाई, उसके कारण भारत में स्थापित स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स बनाने वाली कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा खुल जाएगा इनके लिए। ये बहुत सारी कंपनियों ने क्षमता विस्तार की है, R&D में निवेश किया है ताकि वो नए प्रोडक्ट्स लेकर के आए और लॉन्च करे। तो मुझे लग रहा है कि जो हमारी कवरेज, जो मुझे याद आ रहा है वो नाम ले लेता हूँ, विनती ऑर्गेनिक्स है, PI इंडस्ट्रीज है, टाटा केमिकल्स है, UPL है, पिडिलाइट है, आरती इंडस्ट्रीज है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है इस क्षेत्र की। इस बीच सर, अब आज का आखिरी बजिंग स्टॉक्स जो है जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और उस पर जरा बातचीत कर लेते हैं। वो है जोमेटो सर। जोमेटो को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोगों ने लोअर लेवल पे भी जो है निवेश किया है, हाई लेवल पे भी ONDC को लेकर के बड़ा कंसर्न लोगों ने जताया। फिर जेफरी की रिपोर्ट आती है और जेफरीज की रिपोर्ट में कहा गया कि ONDC से कोई खतरा नहीं है। कई ब्रोकरेज हाउसेस ने कंपनी के जो लक्ष्य हैं उसको में बढ़ोतरी की है और अब आज हम देख रहे हैं कि शेयर में आज भी अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखाई दी है। यहाँ से जोमेटो को लेकर के या इस पूरे सेगमेंट को लेकर के आपका क्या व्यू है, और ONDC को आप कोई कंसर्न मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर हम देखें तो यहाँ पे आज 4% से ज़्यादा की तेज़ी है। अभी कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको भविष्य इसका? तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC, ये शुरुआत हुई है और इसका आने वाले भविष्य में मेरे ख्याल से अगर कुछ असर होता है तो वो दिखने मिलेगा। फिलहाल हमें भी नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ, और भारत में एक इतनी बड़ी आबादी है बिल्कुल, और लोग जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं, मेरे ख्याल से किसी को भी भय नहीं होना चाहिए, बिकॉज बहुत बड़ा मार्केट है। सभी को उपभोक्ताओं को सर्विस या फिर मुहैया कराने का मौका मिलेगा। जोमैटो पर पहले एज अ डिस्क्लोजर IPO मेरे ख्याल से 65 पे आया था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो। बिल्कुल। और ये अपने 150 का सर्वोच्च ऊपरी स्तर छुआ था और वही हमारा लक्ष्य था। उसके बाद ये गिरा, बहुत बुरी तरीके से गिरा, IPO के भाव से नीचे गिरा। फिर हमने वापस से एक फंडामेंटल कवरेज रिपोर्ट निकाली है जहां पर हमने हमारा लक्ष्य 85 से 90 के ऊपर का रखा है लंबी अवधि के लिए। और ये एक ही मात्र कंपनी है जो हम कहते हैं ना, न्यू एज कंपनीज या फिर यूनिकॉर्न कंपनीज, नए अवतार वाली कंपनियां, तो ये एक ही कंपनी अच्छी लगती है, बाकी कोई कंपनी हमें पसंद नहीं आती। ठीक, इस बीच अविनाश जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश जी नमस्कार। अविनाश जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते जी सर, पूछिए अपना प्रश्न। सर, मेरे पास जेबी केमिकल्स के 400 शेयर है जो मैंने 149 पर लिए थे जुलाई 15 में। अच्छा, 159 पे जेबी केमिकल आपने ले रखे हैं जुलाई 15 में? 149, सॉरी 149। 149 पे, ठीक है। और क्या नजरिया है सर आपका? सर 1-2 साल का नजरिया है। 1-2 साल का नजरिया है। आज अच्छी तेजी है सर। अभी हम थोड़ी देर पहले जेबी केमिकल पे ही गौरांग सिंह की राय ले रहे थे और अब तो सर 149 पे आपने लिया। मतलब पता नहीं आप शेयर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। 2042 रुपए का भाव अब यहाँ पर है। अब आपको किसी सलाह की मुझे लगता नहीं है कि आवश्यकता है। अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? मेरा इरादा 1 से 2 साल का है। 1-2 साल और होल्ड कर सकते हैं। अब क्या गौरांग सर कोई टिप्पणी करेंगे? 149 पे लेके 2042 का भाव देख रहे हैं, तब भी वो आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं। शेयर कितनी संख्या है इनके पास? बिल्कुल 400। नाम क्या है इनका बताएं? अविनाश जैन जी हैं महाराष्ट्र से। अविनाश भाई नमस्कार। 400 शेयर 150 पे आपने लिए। मैं आपको यही राय दूंगा कि आपने 2015 में जो पूंजी लगाई थी, हम 2023 में हैं, तो जो पूंजी आपने लगाई थी 400 शेयर में 150 के भाव में, उस पर आप 15 या 20% और मुनाफा जोड़ लीजिए। तो अगर आप 50 शेयर भी बेचेंगे ना, तो मेरे ख्याल से आपने जो पूंजी लगाई थी और मुनाफा है वो आपके घर आ जाएगा। 350 शेयर बिना किसी शुल्क यानी कि निशुल्क आपके पास हो जाएंगे। फिर आप 2-3 साल क्या 5 साल भी निवेशित कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सलाह है सर। आपने एक छोटी रकम लगाई थी,
से ऊपर की रकम आपके पास बन चुकी है, तो आप चाहें तो थोड़े शेयर बेच करके अपने आप को फ्री कर लीजिए, फिर जितने दिन मन कहे होल्ड कीजिए। सर अगर आपके पास 1-2 मिनट का समय हो तो बहुत सारे लोग आपके नाम पे सवाल कर रहे हैं, तो सिर्फ एक साथी में सारे सवाल पढ़ लेता हूँ। राजेंद्र जी कह रहे हैं टाटा मोटर्स गौरांग जी से पूछिए किस भाव में खरीदना चाहिए। मैं ठाणे जिला महाराष्ट्र से हूँ। राजेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं। अभिषेक जैन जी हैं और ये कह रहे हैं कि नमस्ते विपुल सर, गौरांग सर से पूछिए टाटा मोटर्स का नेक्स्ट 5 ईयर का प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू गौरांग सर क्या होगा, क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने का, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल है क्या सर। इसके अलावा हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि सर आपने अदानी पे टिप्पणी नहीं की, लेकिन क्या पिरामल फार्मा पे टिप्पणी करेंगे, कुछ तो बोल दीजिए सर। तो ये 2-3 सवाल हैं, अगर आप टाटा मोटर्स और पिरामल फार्मा पे टिप्पणी कर दें सर चलते चलते। तो पिरामल आखिर का प्रश्न पहला लेते हो। पिरामल फार्मा मेरे ख्याल से अलग हुआ था और लिस्ट हुआ था, और फिर जो लिस्टिंग मेरे ख्याल से 200 पे हुई थी वैल्यूएशन के हिसाब से, और फिर ये लगातार गिरता गया, 60 के आसपास का लो बना और आज मेरे ख्याल से 70-75 के ऊपर काम आज सर 80 क्रॉस कर गया, अभी 9% ऊपर है सर। हाँ, तो आज, और मैंने कल कुछ सुना था कि प्रमोटर खुद खरीदारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल 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 जी। तो ये काफी लोग इधर आकर्षित हो गए। तो और फार्मास्यूटिकल सेक्टर ओवरऑल में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एक न्यूट्रल टू फ्लैट परफॉर्मर रहेगा। हालांकि कुछ शेयर होंगे जहां पर आपको शायद थोड़ा बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकता है कंपेयर टू द फार्मास्यूटिकल इंडेक्स, सन फार्मा, डीवीज लैबोरेटरीज, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला वगैरह। इस पर्टिकुलर कंपनी पर जिस तरीके से आज मूवमेंट है, तो मैं तो जोखिम नहीं उठाऊंगा किसी भी तरह का निवेश करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर आप इसके कारोबार को समझ पाते हैं और अगर आपके पास समय सीमा है तो आप अपने अभ्यास करके निवेश कीजिए। टाटा मोटर पर आते हैं विपुल जी। आज ही मैंने किसी बहुत ही बड़े बुद्धिमान जीव ने बताया कि उसका लक्ष्य नीचे की तरफ 450 का है। मेरी हिम्मत हो रही थी उसको पूछने के लिए, बुद्धिमान जीव को, कि तुम्हारे पास, अगर आपके पास शेयर होते तो क्या 525 में या 520 में बेचते, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला और वो व्यक्ति फिर ओझल हो गया मेरी नजरों से। हम तो काफी लंबे समय से टाटा मोटर पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। हमारे हिसाब से ये एक डार्क हॉर्स था ऑटो सेक्टर का, और इस जो नतीजे हमने देखे चौथी तिमाही में, उसके बाद ये डार्क हॉर्स से ब्लैक स्टैलियन बन गया है। 620 के लक्ष्य लंबी अवधि के लिए, पहले 580 और बाद में 620, ये 2 लक्ष्य लंबी अवधि के लिए। और मुझे पूर्ण तरीके से भरोसा है कि ये कंपनी के मैनेजमेंट की जो टिप्पणियां थी आने वाले समय में कंपनी को डेट फ्री बनाने की, वो भी सफलता उनको मिलेगी। जैगवार लैंड रोवर से योगदान बेहतरीन तरीके से आ रहा है। यूके, चाइना में बिक्री तेजी से बढ़ रही है, लॉकडाउन से अनलॉक हो रहा है, इकोनॉमी रिकवरी हो रही है, कमर्शियल व्हीकल में बहुत तीव्र डिमांड आ रही है, और इन्होंने अपनी अदाकारी खास करके जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट या फिर मिड साइज या फिर टॉप एंड एसयूवी सेगमेंट है उसमें निभाई है। आने वाले समय में सियारा, जो कि एक समय पर गाड़ी हुई करती थी, रिलॉन्च हो रही है, और ये तीनों नेक्सन, टाटा सफारी और टाटा हैरियर के नए अवतार में नए लॉन्चेस हो रहे हैं, नए मॉडल्स आ रहे हैं। ये पूरा समीकरण मुझे एक ही चीज कहता है, मौका है, खरीद लो। ठीक सर, मौका है, खरीद लो, ये सलाह निकल करके आ रही है। सर आपने अब 1:30 बजे तक का ही समय दिया था, 5 मिनट आपने एक्स्ट्रा समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी भी जल्दी आप समय दीजिए, क्योंकि अमित शाह जी हैं गुजरात से और भी बहुत सारे दर्शक हैं, वो आपके नाम से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा समय दिया करेंगे बीच बीच में, तो कम से कम ये लोग संतुष्ट रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने के लिए। कोई डिस्क्लोजर जाते जाते सर? पहले तो क्षमा चाहूंगा उन सब दर्शकों को, और कोशिश करूंगा बिल्कुल अगली बार थोड़ा बहुत समय हम और दें, लेकिन क्या करें, हमारा समय थोड़ा बहुत ऐसा ही है, टाइम टेबल थोड़ा टाइट चलता है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल। आज जो भी हमने टिप्पणी करी है हमारा निजी निवेश नहीं है, लेकिन हम इसी तरीके से राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से इस शो पर आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद है आगे भी आप हमारा निमंत्रण जो है वो स्वीकार करते रहेंगे और हमारे दर्शकों को ऐसी ज्ञान की बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर बाजार से जुड़ी हुई बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की चर्चा में शामिल होने के लिए।